हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जामपुर में। हम लोग क्या है एक नए चैनल के साथ उपस्थित हैं और आप जानते हैं कि कल इसके विषय में हम इंट्रोडक्शन दिए थे और आप लोगों को बताया गया था कि इसमें किस प्रकार से कक्षाएं चलेंगी और कौन सी इसमें सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जिसमें एक बार फिर मैं चर्चा कर दे रहा हूं, जिसमें आपके मैथ संबंधी क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ जो होंगे जीएस से संबंधित जो आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनका सॉल्व करवाया जाएगा और आप यहां बैठ करके पूरा व्याख्यात्मक रूप से उसका सॉल्व प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हम जो इनके बीच में जितने भी आपके सब्जेक्ट चलने वाले हैं उसके बीच में मैं प्रदीप कसोधन आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक की ओर हम चलते हैं, एक नए सब्जेक्ट की ओर चलते हैं और उसका नाम है मैथ, ट्रिकी मैथ, जो कि शायद जितने भी पेपर होते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में वहाँ यहाँ से हर मतलब इस मैथ से या आप समझ सकते हैं जो ट्रिकी मैथ होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें ना तमाम प्रकार के आपके चैप्टर्स भी हैं, जिसमें आपके नंबर सिस्टम से अगर प्रारंभ किया जाए तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट होता है और आपके प्रतिशत है, इसमें करड़ी है, घनमूल है, लागार्थम से क्वेश्चन पूछाते हैं। आवाज़ का तो ट्रेड बन गया है त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। और साथ ही साथ प्रतिशत है, लाभ हानि है, कार्य समय है, चाल समय बट्टा है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आराम से हम लोग क्या है एक ट्रिक बेस के द्वारा क्या है पढ़ेंगे और शायद आपको एकदम क्या है अच्छा लगे और इसमें क्या है आपको हर एक चीज़ को अच्छी तरह से क्या समझ में आएगा, एकदम बिल्कुल आपको क्या है उच्च गुणवत्ता के साथ इस चीज़ को पढ़ाया जाएगा। तो आपसे यही जो है कहना है कि आप मैक्सिमम लोगों को जुड़ें, जिससे क्या हो इससे उनको लाभ प्राप्त हो और आराम से क्या हो उसका अध्ययन कर सकें। आप इसके द्वारा एसएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे लगभग एसएससी लेवल तक के क्वेश्चन होंगे इसमें। इस प्रकार से आप देखेंगे यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ तमाम प्रकार के जितने भी आपके छोटे या फिर क्या ना ग्रुप बी हो गए या ग्रुप डी हो गए या मतलब सी ग्रेड हो गए या बी ग्रेड हो गए या फिर ए ग्रेड के जितने भी वैकेंसी इसमें आती हैं लगभग सब में मैथ पूछे जाते हैं। तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले मैथ हैं उनको क्या है यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो आज हम उसी क्रम में एक नए चैप्टर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उसका नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। और यहाँ से ये स्टार्टिंग होती है मैथ की और यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं पेपर में पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या है यहाँ पर आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति को लेकर के। और आज संख्या पद्धति में बिल्कुल एकदम जितने भी क्वेश्चन होंगे जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ पहले सभी विषय में अध्ययन कर लें कि क्या चीज़ें हैं संख्या पद्धति और उसमें क्या क्या टॉपिक होते हैं और किसके विषय हमको पढ़ना है। तो आज हम बात करते हैं यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहला जो पॉइंट आपका दिखाई दे रहा है वो क्या है नंबर सिस्टम यानी क्या संख्या पद्धति है और इसके विषय में क्या आपको संपूर्ण अध्ययन करना है, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या आते हैं, किस प्रकार से हमको क्या करना है, इसमें पढ़ना है, उसको लेकर के हम बारे बारे से क्या करेंगे चर्चा करेंगे। और आज हम बात करते हैं पहला पॉइंट होता है जातीय मान। क्या होता है जातीय मान, इसका अध्ययन करते हैं हम लोग। जातीय मान के विषय में अगर हम बताएं तो जातीय मान बहुत बड़ा फैक्ट नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जातीय मान क्या है। और जाति जो शब्द होता है आप जानते हैं जाति सूचक का मतलब होता है ना बदलने वाला, ना बदलने वाला यानी क्या है जो चीज एक बार हो गया वो चीज में परिवर्तन ना हो, एकदम जो चीज बना है शाश्वत वही बना रहे, उसे हम क्या कहते हैं देखा जाए तो वो क्या होगा जातीय मान के अंतर्गत आता है। जैसे कहा जाए किसी संख्या का वह अंक जो कभी नहीं बदलता है, क्या हो जो कभी बदलता ही नहीं हो, जो चीज आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो चीजें हैं शाश्वत अगर विद्यमान हैं तो वो क्या होगा उसका जातीय फैक्ट होगा और जातीय मान होगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो कोई भी संख्या सामने अगर आ जाती है अगर उसमें बदलाव नहीं है, परिवर्तन नहीं है, जो चीज जैसे बना है वैसे का वैसा क्या हो जाए बना रहे, तो ऐसे ही जो है ऐसे ही मान को क्या कहते हैं जातीय मान कहते हैं। जैसे हम देखा जाए यहाँ क्या कितना दिया है 39,564 दिया गया है, 39564 दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं 9 का अगर देखा जाए तो 9 का वास्तविक मान क्या है 9 ही है, 5 का वास्तविक मान क्या है 5 ही है, 6 का वास्तविक मान 6 ही है, 4 का वास्तविक मान 4 ही है। अर्थात अगर इसमें पूछा जाए कि 9 का जातीय मान क्या होगा तो 9 होगा, 5 का जातीय मान क्या होगा 5 होगा, 6 का जातीय मान क्या होगा 6 होगा। यानी जब भी किसी भी अंक में कोई भी बदलाव नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो वह क्या होता है जातीय मान के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप आशा है समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, कोई भी नियम ले, कोई भी आप प्रश्न ले लीजिए, बहुत से बड़ा क्वेश्चन ले लीजिए और उसमें अगर पूछा है जातीय मान क्या है तो जो संख्या जहाँ पर दी गई है जिस रूप में दी गई है वही उसका क्या होगा जातीय मान होगा, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। चलिए आज चलते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं और दूसरा पॉइंट क्या आता है स्थानीय
मान। क्या आता है? स्थानीय मान। बहुत ही आसान है, क्योंकि स्थानीय मान क्या होता है आप समझ सकते हैं, यहाँ शब्द ही दिया गया है स्थानीय मान। स्थान मतलब होता है जिसमें जो अपना स्थान लिए हुए है। और आप जानते हैं मैथ के विषय में अगर देखा जाए या आप संख्या पद्धति के विषय में अगर देखें तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है, उसका नाम है, आप जानते हैं, होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इस प्रकार से आपके जो होते हैं आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं जहाँ तक, अगर नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है चलता है। और आप जानते हैं दाएं से कहाँ बढ़ते हैं? माई की तरफ बढ़ते हैं। यदि क्या होता है राइट से हम कहाँ जाते हैं? लेफ्ट की ओर जाते हैं। और राइट का जो पहला अंक होता है उसे क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। और उसी अनुसार क्या होता है? बढ़ता हुआ जाता है। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं आप जानते हैं अगर इकाई है तो 1 लिखेंगे, दहाई में 10 से गुणा हो जाएगा, 100 में क्या होगा? 2 शून्य आ जाएंगे, 1000 में क्या होगा? 1000 3 शून्य हो जाएंगे, 10,000 में 4 शून्य हो जाएंगे, 1 लाख में 5 शून्य हो जाएंगे, और 10 लाख में कितने होंगे? 6 शून्य हो जाएंगे। इसी प्रकार से करोड़ में क्या हो जाएगा? 7 शून्य हो जाएंगे। जैसे जैसे क्या होता है आप क्या है इकाई से लेकर के क्या है आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, उसी प्रकार से उसमें शून्य की मात्रा क्या होती है? बढ़ती रहती है। ऐसे ही क्या होता है कोई भी संख्या अगर है तो उसका अगर हमको क्या ज्ञात करना है, उसका अगर निकालना है स्थानीय मान क्या होगा, तो स्थानीय मान के विषय में हम बहुत ही आसानी से इसको क्या है पढ़ सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसका स्थानीय मान क्या होगा। जैसे कोई भी संख्याएं आपके सामने अगर दिखाई जाए, कोई भी संख्या आपके सामने दी जाए तो उसमें अगर आपसे कहा जाए कि उसका स्थानीय मान क्या होगा तो आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी संख्या को ले लेते हैं, 39,500 कितना है? 64 है। क्या है? 39,564 है। और कह रहा है इसमें स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो सभी संख्याओं का स्थानीय मान निकाल लीजिए। 9 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 का स्थानीय मान क्या होगा? इसके स्थान पर लिखते हैं तो लिख देते हैं यहाँ पर स्थानीय मान लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? स्थानीय मान लिख देते हैं। यहाँ पर स्थानीय मान लिख देते हैं यहाँ पर। और आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 39,000 कितना दिया है? 564 दिया गया है। तो ये संख्या कहाँ तक जा रही है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कहाँ तक जा रही है? इकाई, इसलिए इकाई होगा, दहाई होगा, सैकड़ा होगा, हजार होगा और 10,000 होगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। क्या लिखेंगे आप? इकाई लिखिए, फिर क्या लिखेंगे? दहाई लिखेंगे, फिर क्या होगा? दहाई, सैकड़ा हो जाएगा, सैकड़ा हो जाएगा, सैकड़ा हो जाएगा, फिर क्या होगा? हजार हो जाएगा, इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, कहाँ तक है? 10,000 तक है। ये 10,000 तक इसको पहले आप नोट कर लीजिए। 10,000 तक क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे आप। ठीक है, 10,000 तक है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार सबकी बात कर दी यहाँ पर। अब क्या करेंगे? यहाँ पूछ रहा है 3, 5, 6, 4 और क्या नाम है सबका अलग अलग स्थानीय मान पूछ रहा है। तो स्थानीय मान के क्रम में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? स्थानीय मान के लिए आपको करना क्या है यहाँ पर? इकाई। इकाई का मतलब हुआ जिसमें 1 से गुणा हो। इकाई का मतलब क्या हुआ? जिसमें 1 से गुणा हो। तो पहला देखिए इकाई है, तो इकाई का स्थानीय में 4 का स्थानीय मान अगर पूछे आपसे, किसका पूछे? 4 का स्थानीय मान पूछे तो 4 गुणे कितना होगा? 1 हो जाएगा। 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा बताइए जरा? 4 गुणे कितना होगा? 1 हो जाएगा। कितना होगा? 4 गुणे 1 बराबर कितना होगा? स्थानीय मान 4 हो जाएगा। अगर हम दहाई की बात करें, दहाई का मतलब भी मैंने बताया था इसके पहले कि अगर क्या होता है कि 1 होगा, दहाई में 10 हो जाएगा, सैकड़े में 100 हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे आप संख्या जाएंगे उसे शून्य बढ़ते जाएगा। अगर यहाँ से 6 का पूछे तो क्या होगा बताओ? 6 का स्थानीय मान देखें दहाई के स्थान पे तो 6 गुणे कितना? 10 हो जाएगा, कितना होगा? 60 हो जाएगा। अगर सैकड़ा की बात करें हम तो यहाँ पे सैकड़े में कौन है? 5 है। सैकड़े में अगर 5 है तो यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा? 5 गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो कितना होगा? 500 हो जाएगा। और अगर हम बात करें फिर से क्या नाम है
9 की बात करें तो 9 का अगर देखें तो 9 गुणे कितने स्थान पर है 9, 9 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 9 के स्थान पर हज़ार है तो क्या होगा 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 9000 हो जाएगा यहाँ पर। और अगर बात करें हम क्या नाम है किसकी 3 की बात करें, 3 का स्थानीय मान क्या होगा 3 गुणे क्या होगा 10,000 हो जाएगा, क्योंकि 10,000 रुपये स्थान पर है तो क्या होगा 30,000 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। तो अगर आपसे स्थानीय मान का चर्चा करता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से जिस रूप में कोई भी संख्या दी गई है आप उसको इकाई दहाई सैकड़े के हज़ार के रूप में लिखिएगा और आराम से क्या करते हैं उसका मान निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यही पर है ना 39,500 कितना है 54 है 64 सॉरी 39,500 कितना 64 है। अब यह जो आपका 39,564 आप देखेंगे 4 इकाई के स्थान पे, 6 दहाई के स्थान पे, 5 सैकड़ा के स्थान पे है और 9 क्या है आपका 9,000 के स्थान पे और 3 क्या है 10,000 के स्थान पर है। तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर इसका वही परिभाषा होगी, किसी संख्या में अंक का वह मान जो उसकी विशेष स्थिति को दर्शाता है। क्या बताता है विशेष स्थिति को दर्शाए या विशेष स्थिति के अनुसार क्या हो बढ़ता रहे, उसे हम क्या कहते हैं स्थानीय मान कहते हैं। जैसे अब मेरे विशेष स्थिति का मतलब यही हुआ कि यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब जो भी चीज़ें हों उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है यहाँ पर को जो है मान बढ़ता है। कुछ और बात करते हैं हम, जैसे मान लीजिए दिया गया हो कुछ और की बस संख्या की बात कर ले हम, कुछ और संख्या की देखिए जरा, कुछ और संख्या की बात करें अगर हम तो जैसे मान ली दिया गया हो 25667 इस प्रकार से पूछे या 8 दे दिया जाए। अब पूछ रहा है कि बताइए इसमें स्थानीय मान कितना होगा। स्थानीय मान पूछे तो फिर क्या करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख हुआ तो पहले लिख लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख इतना हुआ। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख हुआ। अब स्थानीय मान निकालिए, इकाई के स्थान पे कौन है 8 है तो क्या करेंगे 8 गुणे कितना होगा 1 बराबर कितना होगा 8 हो जाएगा। दहाई के स्थान पे 2 है तो 2 गुणे कितना होगा 20 10 बराबर कितना, क्योंकि दहाई में 10 का मल्टीप्लाई होता है तो 20 हो जाएगा। अगर सैकड़ा की बात इसमें क्या नाम है सैकड़े के साथ 7 है तो 7 गुणे कितना होगा 100 हो जाएगा, ओके ना 700 हो जाएगा। और अगर हम बात करें क्या नाम है स्थानीय मान किसके साथ 6 की बात करें तो 6 इंटू कितना 1000 हो जाएगा तो कितना होगा 6,000 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए हम बात करें किसकी यहाँ पर 6 की फिर दोबारा 6 है तो 10,000 के स्थान पर 10,000 लिख देंगे हम तो कितना होगा बताइए 60,000 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हम बात करें 5 की तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 10,000 के स्थान पे क्या होगा 1 लाख हो जाएगा। यहाँ पर 1 लाख करेंगे तो क्या होगा 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 2 की बात करें तो 2 क्या है आपका 10 लाख के स्थान पे, इसमें 10 लाख का गुणा कर देंगे। तो कोई भी चीज़ें अगर इस प्रकार से दी गई हैं तो हम क्या करते हैं प्रत्येक का निकालते हैं। लेकिन अगर आपके पेपर में इस प्रकार पूछ लिया जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा 5 लाख हो जाएगा। अगर पूछा जाए 7 का स्थानीय मान कितना होगा तो इकाई दहाई सैकड़ा गिनिए और 7वें के स्थान पर क्या है सैकड़ा है तो निश्चित है इसमें 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना होगा 700 हो जाएगा। 6 का स्थानीय मान पूछे तो कितना होगा 6,000 हो जाएगा। दूसरे 6 का स्थान मान पूछे तो क्या हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है आप सभी का जो है मान आराम से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं स्थानीय मान। अगर नोट करना हो तो नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आइए देखिए अब हम बात करेंगे कुछ और की बात। और भी क्वेश्चन लगाने हो तो भी मैं एक साथ क्वेश्चन लगवाऊंगा तो वहां पर मैं बताता रहूंगा। फिलहाल आप इसके नियम को समझिए, नियम को जानिए कैसे कैसे क्या होते हैं, सारे क्वेश्चन लगते हैं। आगे आते हैं। आगे अगर बात करें हम तो यहाँ अगर बात करें हम आते हैं देखिए। फिर उसके बाद में आते हैं, अभी तक आपने स्थानीय मान अध्ययन किया, अब स्थानीय मान के स्थान पर हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, फिर बात करते हैं संख्याओं के प्रकार की। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। संख्याओं के प्रकार की बात करते हैं। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं ये बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है इसमें पढ़ने में, लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज जाते हैं कितना क्वेश्चन क्या है कैसे है। तो एकदम चिंता मत कीजिए, एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िए और आराम से क्या कीजिए इसको नोट करते रहिएगा। इसमें आती है, पहला आता है प्राकृतिक संख्या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर।
क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। यानी वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना के रूप में क्या होती हैं? प्रयुक्त की जाती हैं। याद रखिएगा, वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आपका देख सकते हैं n बराबर होता है 1 2 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6 डॉट 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 जो होती है, ये सभी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। या जो होता है गणना करने में क्या होता है? इसका जो होता है यूज होता है। इसका जो यूज होता है कहाँ होता है? गणना करना में होता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, मतलब क्या होती हैं? हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो है हमेशा कैसी होती हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं हमेशा कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। याद रखिएगा, एक बार यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, जो शून्य है, जो शून्य होता है, शून्य कभी प्राकृतिक संख्या नहीं होता। शून्य कभी प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, प्राकृतिक संख्या नहीं होता। याद रखिएगा, शून्य कभी प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। ठीक है, सॉरी, शून्य कभी प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, नहीं होता है। इसको आप याद रखिएगा। दूसरा होता है, एक चीज़ें और सुनिएगा बात को, नहीं होता है। उसके बाद में दूसरा होता है कि आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक होती है। नहीं जानते हैं तो लिख लीजिएगा, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है। हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है। एकदम बिल्कुल पढ़ाई कीजिए आराम से, बहुत ही बढ़िया, एकदम बिल्कुल आपको हर चीज़ समझ में आएगा, कोई समस्या नहीं है। शून्य कभी प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, और प्राकृतिक संख्या कभी क्या होती है? हमेशा क्या धनात्मक होती है, प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखिएगा और इसको आपको क्या करना है? अध्ययन करते रहना है। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे हम चलते हैं, अगले बात की बात करते हैं। अगली बात करते हैं, पूर्ण संख्या की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं हम? पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि प्राकृतिक संख्याओं में, यदि क्या दिया जाए? प्राकृतिक संख्याओं में, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ दिया जाए। शून्य से क्या आ जाए? प्राकृतिक संख्या का प्रारंभ है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, यदि प्राकृतिक संख्याओं का प्रारंभ है। ध्यान दीजिएगा, यदि प्राकृतिक संख्याओं का प्रारंभ है, क्या हो जाए? प्रारंभ है शून्य से हो जाए, शून्य से होता है, शून्य से होता है। प्राकृतिक संख्याओं का प्रारंभ अगर ये शून्य से होता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर प्राकृतिक संख्याओं का प्रारंभ किससे होता है? शून्य से होता है, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। एक बात एकदम याद रखिए, क्लियर कीजिएगा, जैसे करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, अगर इस प्रकार स्टार्ट करते हैं तो आपका क्या माना जाएगा? पूर्ण संख्या माना जाएगा, अगर 0 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर यहाँ से देखा जाए, अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तो ये हमेशा क्या माना जाएगा? प्राकृतिक संख्या माना जाएगा। तो याद रखिएगा, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याओं का प्रारंभ कहां से हो? शून्य से हो, तो उसे पूर्ण संख्या कहा जाएगा। और प्राकृतिक संख्या मतलब होती है वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं, यानी 1 से लेकर कहां तक? अनंत तक जो संख्याएं चलती रहती हैं सभी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं के संबंध में क्या होते हैं? यूज होती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, और एक चीज और याद रखिए, शून्य कभी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, और प्राकृतिक संख्या हमेशा कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। इस प्रकार से आप इसका क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है ना, एक बात याद रखिएगा, ठीक है। अब आप ध्यान सुनिएगा, कभी भी याद रखिएगा, शून्य जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो कभी भी जानते हैं शून्य से प्रारंभ नहीं हो सकती। हमेशा जब भी प्रारंभ होती हैं, कहाँ से प्रारंभ होती हैं? 1 से ही प्रारंभ होती हैं। तो चलिए इसको नोट करते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। आइए, हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं, इसमें देखिए, अब यहां पर हाँ, अब यहां पूर्ण संख्या हो गई। अब हम चलते हैं, एक पॉइंट और देखते हैं, उसका नाम है पूर्णांक। क्या होता है?
पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इनको हम लेके चलेंगे। ठीक है, इनको लेके चलेंगे हम। और पूर्णांक संख्याओं के संबंध में आप लोग जानते हैं उसका नाम होता है इंटीजर भी लिख सकते हैं इसको हम। अब पूर्णांक संख्याएं क्या है? जिस प्रकार से आपने देखा प्राकृतिक संख्याओं का प्रारंभ 1 से होता है और प्राकृतिक संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं जब प्राकृतिक संख्याओं में क्या है, शून्य जोड़ दिया जाए, या यूं कहा जाए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जब क्या नाम है प्राकृतिक संख्याओं का प्रारंभ शून्य से स्टार्ट करते हैं तो फिर अगर उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जब संख्याओं का प्रारंभ किससे हो, शून्य से हो, तो उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। लेकिन पूर्णांक की अगर बात करें हम तो पूर्णांक जो होते हैं क्या होते हैं, पूर्णांक धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। पूर्णांक कैसे होते हैं? धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है धनात्मक और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो हम बारी बारी से सबकी चर्चा करेंगे। ठीक है, बारी बारी सबकी चर्चा करेंगे। पहला होगा धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होगा और दूसरा होगा क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ऋणात्मक पूर्णांक हो गया धनात्मक पूर्णांक और क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा। इसके विषय में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि धनात्मक पूर्णांक किसे कहेंगे और ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहेंगे। ठीक है, देखिए धनात्मक जो होता है ये पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, समझिएगा थोड़ा सा। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होती है, ऐसी सभी जितनी भी सभी धनात्मक प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा, वो सभी क्या होती हैं, धनात्मक क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जैसे आप जानते हैं, अगर हम देखें तो धनात्मक पूर्णांक यानी इंटीजर की बात करें, यहाँ से आई लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं, आई पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो इसे हो लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया, डॉट 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 डॉट, ये टोटल के टोटल जितने भी होते हैं एक वो कंप्लीटली क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जो हमेशा क्या होती हैं, पॉजिटिव में होती हैं। जबकि ऋणात्मक में देखा जाए तो ऐसी संख्याएं जो निगेटिव में आती हैं वो सब क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। देखिएगा ऋणात्मक में होती हैं, जैसे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सब क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। कभी कभी आप जो पिछले तमाम छोटे क्लासों में पढ़ाया गया होगा उसका नाम होगा संख्या रेखा। क्या होता है, संख्या रेखा होता है, संख्या रेखा होता है। अब संख्या रेखा क्या है, थोड़ा सा याद रखिएगा। आप लोगों को पता होगा कि संख्या रेखा की अगर बात करें हम तो यहाँ आप देख सकते हैं ये होता है 0, और 0 से अगर दाईं तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव होती है और बाईं तरफ आते हैं तो क्या होगी, नेगेटिव होगी। 0 से जब दाईं तरफ जाएंगे जब पॉजिटिव होती है तो आप देख सकते हैं +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है, +4 होता है, +5 होता है। टोटल जब भी हम जाएंगे दाईं तरफ जाएंगे टोटल क्या होगा आपका, धनात्मक होगा। जब इधर आएंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये सब जो होती हैं, इधर की जो संख्याएं हो ऋणात्मक पूर्णांक हो गई और इधर की जो संख्या होंगी वो क्या होंगी, धनात्मक संख्या होंगी। एक बात याद रखिएगा, 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। याद रखिए, क्या रखेंगे, लिख लेंगे आप यहीं पर, नोट कर लेंगे। नोट ये कर लेंगे कि आप जानते हैं कि जो 0 होता है, 0 यानी लिखेंगे शून्य ना तो ऋणात्मक होती है, ना तो ऋणात्मक होती है और ना ही क्या होती है, धनात्मक होती है। शून्य ना तो क्या होती है, ऋणात्मक होती है और ना ही क्या होती है, धनात्मक होती है। यानी देखा जाए इस प्रकार से आप देखे थे कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को नहीं लिया गया था, इसी प्रकार पूर्णांकों में भी क्या होता है, शून्य को ना तो धनात्मक के पूर्णांक लिया जाता है और न ऋणात्मक पूर्णांक लिया जाएगा। आप वहाँ पर इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से हम आगे चलते हैं और आगे चलने के क्रम में जो है अगली बात करते हैं। लेकिन पूर्णांक संख्याएं आप लोगों को आशा होगा समझ में आ गया होगा, धनात्मक क्या है और ऋणात्मक क्या है। चलिए आगे चलते हैं, आते हैं अगले क्रम में। उसका नाम है परिमेय संख्या,
फिर क्या अपरिमेय संख्या क्या होता है, इनके विषय में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या किसे कहेंगे और अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, इनकी चर्चा हम करेंगे। और ये बड़ा ही कंफ्यूज करता है दिमाग में सबके, बहुत सारा कंफ्यूज होता है कि अपरिमेय और परिमेय को लेकर जो छात्र होते हैं वो सब क्या होते हैं, बहुत सारे मैटर में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। इसलिए हम आज इसको पूरी तरह से क्या करेंगे, कुंडली खंगाल डालेंगे और इनका सारा अध्ययन क्या है कर डालेंगे कि परिमेय क्या होता है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं याद रखिएगा, ऐसी संख्याएं जो P अपान Q के रूप में ऐसी संख्याएं जो P अपान Q के रूप में P अपान Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो P अपान Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। और परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं और कैसी हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकती है। ठीक है, परिमेय संख्याएं कैसी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं और क्या नाम है, धनात्मक भी हो सकती हैं। लेकिन एक शर्त होता है इसमें कि वह जो होना चाहिए सॉल्व हो जाना चाहिए। यानी क्या है, जो परिमेय संख्या सॉल्व नहीं होती हैं, या यूं कहा जाए एक होता है शांत संख्या, एक होती है शांत और एक होता है अशांत। याद रखिएगा, एक होती है शांत और एक होता है अशांत, दो चीजें होती हैं। शांत चूंकि थोड़ा गलत लिख दिया गया है, शांत का मतलब होता है, एक होता है शांत होगी, दूसरा होता है अशांत संख्याएं। शांत संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम जब भाग देते हैं दो पदों में, अगर बटे में दिया गया है अगर उसको भाग देते हैं और भाग देने के बाद दशमलव के एक निश्चित स्थान पे जाने के पश्चात तो हो जाए, क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, फिर आगे ना बढ़े। जैसे कट जाए तो उसे आगे ना बढ़े, तो उसे हम क्या कहते हैं, शांत संख्या कहते हैं। और जो चीज़ें क्या होती हैं, दशमलव के आगे क्या है, बढ़ती जाए, वो कटे ही ना, कैंसिल ही ना हो, पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं, तो वो क्या कहती हैं, अशांत संख्याएं कहलाती हैं। तो शांत और अशांत की अगर बात करें तो शांत जो होता है ये भी परिमेय संख्या के रूप में आता है, लेकिन अशांत जितनी भी संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं आती हैं। इसलिए आप इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। अशांत जितने भी होंगी भाग देने के पर यदि उनके मान क्या हैं, लगातार जो है विभाजित नहीं हो रहे हैं और लगातार वो बढ़ते जा रहे हैं दशमलव के बाद भी, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, वो सभी क्या हो जाएंगी, अशांत संख्याएं हो जाएंगी और आप उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, कभी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे आपसे अगर हम कहें कि यहाँ पर -2, यहाँ पर 7/5 क्या हो जाएगा, 7/5 हो। अगर आप 7/5 हो, अगर इसमें देखा जाए तो आप भी क्या कर सकते हैं, ये अगर देखा जाए इसमें आप देख सकते हैं 0 भी आपका जो है परिमेय संख्या, क्या नाम है, परिमेय संख्याओं के रूप में आ सकता है। और अगर देखिए जैसे 5 से 7 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनाई कितना होगा, 5 इकन्ने 5 हो जाएगा, 5 इकन्ने 5 हो जाएगा और 2 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा और 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आप देख सकते हैं दशमलव के एक निश्चित स्थान के बाद क्या हुआ, खत्म हो गया। तो ये जो खत्म हो गया तो ये क्या हो गया, ये शांत है। ये कौन सा नंबर है, शांत है। और अगर यही चीज अगर बढ़ता रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम देखें तो कभी भी जो है अशांत जितनी भी संख्याएं होती हैं कभी भी जो है परिमेय संख्याएं नहीं कहलाएंगी। और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सभी जितने P/Q के रूप में दिए हों सभी क्या यहाँ परिमेय संख्याएं हों। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जो भी P/Q के रूप में दिए गए होंगे वो सभी क्या हो जाएंगी, आपका जो है क्या नाम है,
परमेय संख्या हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 1/3 दिया गया है। अब 1/3 ही तो p/q के रूप में है। 1/3 जब p/q के रूप में, जरा भाग दीजिए 3 से 1 में, तो क्या होगा, दशमलव बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर 1 बढ़ाएंगे फिर 0 हो जाएगा, फिर 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर 1 बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, फिर क्या होगा 3 3 का 9 हो जाएगा। तो ये लगातार कैसे होगा, 0.333333 बढ़ता जाएगा, यानी क्या है, एक अशांत है। ये कैसा एक अशांत नंबर है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो ये कभी भी परमेय संख्या नहीं हो सकती। आशा करता हूं पूरी तरह से आप लोगों को क्या होगा, समझ में आ गया होगा। तो आप कितने भी आप क्वेश्चन लें, तो अगर मान लीजिए वो चीजें क्या नाम है दी गई हैं, अगर वो अशांत के रूप में है या शांत के रूप में है, अगर शांत के रूप में है तो परमेय है, अशांत के रूप में परमेय नहीं होंगी। और साथ ही साथ अगर ऋणात्मक के रूप में दिए गए हैं, जीरो भी आपके सामने, हाँ जीरो को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं लोग। एक बात याद रखिएगा, जीरो भी क्या है आपका परमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो फिर ये चीजें आप लोग बिल्कुल इसको याद रखिएगा और इसको नोट भी कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन करते रहिए, जिससे क्या हो आप लोगों के समस्याएं हल होती रहें। आते हैं अगले पे, अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त की ना की जा सके। अब p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती, भाई क्या 1/3 p/q के रूप में नहीं था, बिल्कुल था, लेकिन व्यक्त क्यों नहीं की जा सकती है, कारण है कि इसका भाग देने पर जो होता है एक दशमलव निश्चित स्थान तक ये कैंसिल नहीं होगा, इसीलिए हम देख सकते हैं तो p/q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है। तो जितने भी आपकी जो है परमेय अगर के देखा जाए तो यहाँ पर p/q रूप में ना व्यक्त करने का कभी भी जो है इसको हम क्या है, कभी भी इसको हम जो है परमेय संख्या नहीं मान सकते। इसे क्या मानेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं की देखा जाए √3 है, √5 है, क्या है 6 है, √7 है, ये सब क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। एक चीज और बता दे रहा हूँ, रूट में 4 अगर आ जाए, रूट में 16 आ जाए, रूट में 9 आ जाए, ये सब क्या अपरिमेय संख्या है, जिसका एक निश्चित वर्गमूल निकल जाए। भले रूप में उचित दिए गए हों, अगर वो क्या है निश्चित संख्याओं के रूप में क्या है, मतलब जो है अगर उसकी वैल्यू क्या होती है, अगर वो वर्गमूल निकल जाती है तो वो हमेशा क्या हो जाएगी आपकी, वो हमेशा जो होगी वो परमेय संख्या के रूप में होगी। लेकिन अगर उसके वर्गमूल कैसे हैं, अशांत हैं, अगर हम 3 की वर्गमूल निकालें, 5 की वर्गमूल निकालें, 6 की वर्गमूल निकालें, 7 की वर्गमूल निकालें, तो कभी भी ये क्या होगा, निश्चित संख्याएं नहीं आएंगी, यानी अशांत हो जाएंगी। इसलिए हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। एक चीज याद रखिएगा, एक बात और बता रहा हूं, 22/7 जिसको लेकर के बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है लोगों में, या पाई की बात करें तो पाई भी क्या है आपका अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि पाई का मान जो होता है अशांत होता है, कभी भी शांत नहीं होता है। इसलिए आप जो है एकदम क्लियर कट याद रखिएगा, 0 एक परमेय संख्या है और जो है पाई जो होती है क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसको आप बिल्कुल एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इनको नोट डाउन करते रहिए, जिससे क्या हो, इसका सारा पॉइंट क्या हो जाए, क्लियर होता रहे, ठीक है। कोई भी चीज़ें अगर समस्याएं होंगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और उसका बिल्कुल एकदम ये होगा कि प्रयास करेंगे कि कंप्लीट उसका जवाब दिया जाए, जिससे क्या हो आपकी सारी कम समस्याएं क्या हो, दूर हो सके, ठीक है। अगला पॉइंट पे आते हैं, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर की हम चर्चा भी कर चुके हैं, जातीय मान के रूप में हमने बताया था। लेकिन यहाँ पर एक चीजें जो है कंफ्यूज होती हैं, जातीय मान और वास्तविक संख्या में डिफरेंट है थोड़ा सा। जातीय मान और वास्तविक संख्याओं में थोड़ा सा अंतर है। जातीय मान को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्याओं को जातीय मान के रूप में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां पर जो होती हैं परिवर्तन कहीं कहीं इसमें हो जाता है। उसको लेकर के हम चर्चा अभी करेंगे आपसे। तो उसका जो होता है, तो इसमें क्या होता है, वास्तविक संख्याओं के विषय में अगर हम चर्चा करें तो ऐसी संख्याएं क्या होगा, ऐसी संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय तथा अपरिमेय दोनों रूपों में पाई जाती हैं, दोनों रूपों में पाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जो ऐसी संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों रूप में पाई जाती हैं, उसे क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं कहेंगे, जिसके मान में क्या हो जाए, जैसे मान लीजिए आप देखेंगे यहाँ पर 7/5 ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगर देखें -5 ये क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है।
√3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार अगर हम देखें तो ऐसी संख्याएं या ऐसी जो है ऐसे नंबर जो क्या होते हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों के रूप में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याओं के रूप में क्या है, व्यक्त किया जाता है। आशा है समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और इसके विषय में लिखते हैं सम संख्या क्या होती है। क्या होती है? सम संख्याओं के विषय में अध्ययन करेंगे हम। देखिए क्या होता है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2, 4, 6 और क्या है 8, इन सबसे क्या होती हैं, पूर्णतः होती हैं, विभाजित हो जाती हैं। क्या हो जाएं? पूर्णतः क्या हो जाएं? विभाजित हो जाएं। या यूं कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 पाई जाती हैं, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या होती हैं। क्या होती हैं? सम संख्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिसके अंत में क्या होती हैं? 0 पाई जाए, 2 पाई जाए, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ये सभी संख्याएं अगर वहां मौजूद होती हैं, टोटल के टोटल कैसे क्या संख्याएं कहलाती हैं? जो होती हैं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। आगे चलते हम लोग हैं, इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। आते हैं यहाँ बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या क्या कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्याएं जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है? ना पाई जाए। ये सब अगर नहीं पाई जाती हैं तो विषम संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, जिसके में आपके आता है 3 आता है और क्या आता है 5 है, 7 है, 9 है, फिर क्या है आपका 11 है, 13 है। ये सब जो होती हैं सभी विषम संख्याएं होती हैं। लेकिन विषम संख्याओं में कुछ संख्याएं अभाज्य भी होती हैं, जिनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। एक बात और थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दिए, यहाँ आते हैं सम संख्या और यहाँ क्या है? विषम संख्या। तो लोगों के दिमाग में एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन होती है? सबसे छोटी सम संख्या कौन होती है? सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वो 2 होती है। क्या होती है? सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो इसको आप विशेष याद रखिएगा, सबसे छोटी सम संख्या कौन होती है? 2 होती है। एक बात और बता दे रहा हूं, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 होती है और सबसे छोटी सम संख्या भी क्या होती है? 2 होती है। इनको आप लोग क्लियर कट क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं जो है यहां पर आते हैं विषम संख्या में लोग कंफ्यूजन होता है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है। सबसे छोटी जो है विषम जो संख्या होती है, विषम संख्या जो होती है वो 3 होती है। याद रखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, एक को ध्यान देते हैं कि एक विषम संख्या है। बिल्कुल नहीं, एक विषम संख्या नहीं है, ना तो सम है ना विषम है। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति पूछे कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, या एग्जाम में बहुत लोग एक लगा देते हैं, जो कि एक क्या है, गलत है। सबसे छोटी जो है विषम जो संख्या होती है वो क्या होती है? 3 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो? 3 होगी। और सबसे छोटी जो है विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? वो भी 3 होती है। याद रखिएगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या भी क्या होती है? 3 होती है। और सबसे छोटी क्या होती है? विषम संख्या भी क्या होती है? 3 होती है। एक विषम संख्या के अंतर्गत नहीं आता है, इनको आप नोट करें। देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ करेक्शन करना चाहूँगा। विषम संख्याओं का जो प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है? 1 से होता है। याद रखिएगा, कहाँ से होता है? 1 से होता है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 होता है। थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा।
अगर यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ मिस्टेक हुआ है मुझसे, रुकिएगा 2 मिनट। हाँ देखिए यहाँ पर सबसे छोटी विषम जो अभाज्य संख्या होगी कौन होगी? 3 होगी। याद रखिएगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होगी? 3 होगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होगी? 3 होगी। अभी इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन होती? 2 होती है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर कोई व्यक्ति पूछे तो भी कितनी होगी? 2 होगी। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या की बात करें तब भी 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तब भी 2 होगी। और सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो कौन होगी? 2 हो जाएगी। ठीक है। और अगर हम आगे की बात करें यहाँ पर कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होगी तो क्या होगी? 3 होगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? 3 होगी। और विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो क्या होती हैं, जो 2 से ना कटें, 2 से ना कटे या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ना पाई जाएं, वो सभी क्या हो जाएंगी? विषम संख्याओं के अंतर्गत क्या होंगी? आएंगी। और इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार से क्या होता है? लगातार आगे बढ़ता रहता है इस प्रकार। और बीच में आप करेक्शन कर लीजिएगा, अगर लिख चुके हैं तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा। इधर देखिएगा आप, अगली संख्या आती है अभाज्य संख्या। क्या आती है? अभाज्य संख्या। अ माने होता नहीं, भाज्य माने क्या होता? भाज्य। यानी क्या हो? जो संख्याएं केवल क्या हो? 1 से, ऐसी संख्याएं जो केवल 1 तथा अपनी संख्या से विभाजित होती हैं। क्या होती हैं? ऐसी संख्या जो केवल 1 व अपनी संख्याओं से क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, जो केवल 1 से हो और अपनी संख्या से विभाजित हो। जैसे क्या हो जाए, जैसे आपका क्या नाम है? 2 है, 2 किससे कटेगा? 2 जो है अपने से ही कटता है। 3 है, 4 तो नहीं होगा, 4 नहीं होगा। फिर क्या होगा? 5 होगा, 7 होगा, 11 है, 13 है, 17 है। ये सब जो संख्याएं हैं ये 1 से कटती हैं और क्या होती हैं? यह क्या नाम है? सब 1 से कटेंगी और अपनी संख्याओं से कटेंगी। एक बात और ध्यान सुनिएगा, जो थोड़ा करेक्शन करना था वो विषम संख्या में जोड़ दिया था। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो स्टार्ट कहां से होती है? 2 से। 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, याद रखिएगा। 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। और अगर अभाज्य संख्याओं का प्रारंभ देखा जाए तो 2 से कहां तक होता है? अपना आगे बढ़ता रहता है। यानी ऐसी संख्याएं जो 1 से कटती हों और अपनी संख्याओं से कटती हों उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जहां सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। ठीक है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो क्या होती है? 3 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? 3 होगी। और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो फिर आगे हम लोग चलते हैं। कंफर्म हुआ होगा? कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दूसरी अगला है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? इनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। भाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जो 1 के अलावा किसी और भी अंकों से क्या होती हैं? कट जाती हैं। 1 के अलावा क्या होती हैं? किसी और भी अंक से क्या होती हैं? कट जाती हैं। ठीक है। 1 के अलावा किसी और भी संख्या से क्या हो जाए? कट जाएं। 1 से भी कट सकती हैं, और भी संख्याएं से कट जाती हैं। उसे कैसी क्या संख्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि भाज्य संख्याओं का जो प्रारंभ होता है वो 4 से होता है। कहां से होता है? 4 से होता है, क्योंकि 2 और 3 तो भाज्य ऑलरेडी हैं। 1 अब कोई ना तो भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या है। 1 ना तो अभाज्य है और ना ही क्या है? भाज्य है। इस प्रकार अगर हम देखें तो ऐसी संख्याएं जो केवल क्या हों?
एक के अलावा और भी संख्याओं से क्या होती हैं, कट जाती हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्याओं का जो प्रारंभ है, भाज्य संख्याओं का जो प्रारंभ है वो कहाँ से होता है? 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ठीक है, 7 तो होगा नहीं, 5 नहीं होगा, सॉरी 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, और क्या होगा? 7 भी नहीं होगा, 7 हटा दीजिए यहाँ से। फिर क्या होगा आपका? फिर आप देख सकते हैं 4 ले सकते हैं, पूरा मिटा दे रहे हैं, देखो 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 15 क्या ना 12 होगा, 15 होगा। ये सब जो संख्याएं होंगी वो कंप्लीटली क्या होती हैं, जो है भाज्य संख्याएं होती हैं, जो एक से और किसी अन्य संख्याओं से भी क्या होती हैं, कट सकती हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं, इन सब संख्याओं को आप याद रखिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जिससे क्या होते हैं लड़के बड़े ही कंफ्यूज, छात्र बहुत कंफ्यूज होते हैं। आते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहभाज्य संख्याएं देखिए यहाँ पर बड़ा ही कंफ्यूजन होता है और इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए देखिए क्या होता है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का संबंध जो है बाबू, सहअभाज्य संख्याओं का संबंध जो है वो मासा से है। किससे है? महत्तम समापवर्तक से है। सहअभाज्य संख्याओं का संबंध किससे है? महत्तम समापवर्तक से है। इन्हीं को लेकर के हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से, ऐसी संख्याएं जिनका मासा, याद रखिएगा, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन क्या इसे बोलते हैं? HCF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं किसी भी ऐसी संख्याएं जिनका मासापा यानी क्या होता, महत्तम समापवर्तक अगर कितना है? 1 आता हो। क्या आता हो? 1 आता हो। ऐसी संख्याएं ऐसा भी लिख सकती है जिनका गुणनखंड केवल क्या हो? दोनों कॉमन फैक्टर में क्या आता हो? 1 होता हो। कॉमन में क्या आ जाए? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाए? ऐसा भी लिख सकते हैं आप, या मासापा कहिए, या तो यहां एक नाम और लिख सकते हैं, जिनका ऐसी संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होती हो? उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता हो। 1 होता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर देखें हम, जैसे देखें तो क्या आएगा? जैसे में आपके 5 और 2, इन दोनों का अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड देखें तो 5 का किससे होगा? 1 गुणे 5 लिख सकते हैं, और 2 का क्या होगा? 1 गुणे कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणन कौन आ रहा है? 1 आ रहा है, तो ये क्या होगा? सहअभाज्य होगा। जैसे आपका देखा जाए 9 और 2 कर दिया, तो 9 का क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा, जबकि 2 का देखें तो 1 होगा और कितना होगा? 2। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन आ रहा है? इस प्रकार से आप देख सकते हैं। 5 और 12 का देख लीजिए, 5 का 1 गुणे 5 हो जाएगा, 12 का देखेंगे तो 1 गुणे 3 गुणे 4 गुणे कितना होगा? 6 गुणे 12 हो जाएगा, जबकि उभयनिष्ठ गुणनखंड देखा जाए तो कितना आ जाए? 1 आ जाए। यानी ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो? 1 होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप इसको क्या करें? नोट कर लें। बड़ा ही कंफ्यूजन इसमें होता है और इसको आप एकदम अध्ययन करते रहें। आते हैं फिर हम बात करते हैं अगले। आइए अब देखते हैं हम लोग सहविभाज्यता का सहअभाज्य संख्या को देखने के पश्चात हम लोग आते हैं विभाज्यता के नियम पे। विभाज्यता क्या होती है? विभाज्यता का तात्पर्य हुआ ये कि कितनी जो संख्याएं हैं, 2 से कटने वाले, 3 से कटने वाले, 4 से कटने वाले, जो भी जितनी संख्याएं होती हैं वो कैसे कैसे कट सकती है, उसको हम ट्रिक बेस पे कैसे जान सकते हैं।
तो कुछ चीज़ें हैं जो कि जानते होंगे, लेकिन फिर चीज़ें हम बता दे रहे हैं। 2 से 3 से 4 से 5 से और 6 से कटने वाली संख्याओं के विषय में देख लीजिए जरा। 2 से कटने वाली संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके अंत में क्या हो जाए, 0 हो, 2 हो, 0 हो, 2 हो और क्या हो, और आपके 4 हो, 6 हो और 8 हो। ये सब अगर किसी संख्या के अंत में पाई जा रही हैं तो सभी संख्याएं क्या होंगी, 2 से कट जाएंगी। पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और क्या हो, 8 हो, वो सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 2 से कट जाएंगी। 3 से विभाज्य संख्या क्या होती हैं? यदि कोई संख्या अगर आती है, कोई भी संख्याएं अगर आती हैं और वह संख्याओं का अगर योगफल योग कर दिया जाए और योग करने पे जो संख्या अगर आती है तो अगर वो 3 से कट जाए तो निश्चित है पूरी संख्या क्या होगी, 3 से कट जाएगी। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं 243। अब 243 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको कैसे देखेंगे? या तो आप क्या कीजिए, भाग दीजिए, भाग देने में टाइम लगेगा। सबसे अच्छा तरीका है जोड़ दीजिए, 2 + 4 + 3, ठीक है, 4 2 कितना होगा, 6 और 6 3 कितना होगा, 9। क्या आया, 9 आया। तो क्या 9 3 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 3 3 का 9 होता है, यानी पूरी संख्या जो होगी 3 से कट जाएगी। तो इसी प्रकार कितने भी बड़े क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर उसको जोड़ने के पश्चात अगर वो 3 से कट जाते हैं, योगफल आने के पश्चात 3 से अगर विभाजित हो जाए तो सारी संख्या क्या होगी, 3 से कट जाएगी। इसका ट्रिक ये है। 4 से संख्या कटने वाली क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसके लास्ट के दो पद लास्ट के अंतिम पद या दोनों शून्य हो, लास्ट के दोनों पद क्या हो, शून्य हो, या किसी संख्या का अंतिम 2 पद क्या करें, अंतिम 2 पद क्या करें, इन दोनों क्या, दोनों को देख लें। अगर दोनों क्या नाम है कट जा रहे हैं 4 से, तो सभी संख्याएं पूरी तरह से क्या होंगी, 4 से कट जाएंगी। चाहे वो मतलब क्या, एक या तो आप उसको शून्य देखें या तो दोनों संख्याओं में क्या देखें, लास्ट के दोनों संख्याओं को लेकर के उनको कैंसिल करें। अगर कट जा रही हैं तो निश्चित है पूरी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 4 से जो होंगी विभाजित हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए दिया गया है, कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, 15,436 की अगर बात करें तो इसमें संख्या क्या है। अब आप पूरा देखेंगे तो भाग दीजिए, भाग देने में टाइम लगेगा। इससे अच्छा लास्ट की 2 संख्या देख लीजिए। लास्ट की 2 संख्या कितनी, 36 दिया गया है, 4 से काटेंगे, 4 9 36, यानी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से कट जाएगी। या तो लास्ट के 2 संख्या हमारे 600 दिया गया है, तो 600 का मतलब लास्ट में 2 संख्याएं कितनी है, शून्य है दोनों संख्या। ऐसी कंडीशन में कोई बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, अगर उसके लास्ट में 2 शून्य आ रहे हैं तो 4 से क्या होगी, वो कट जाएगी। आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको आप लोग क्या करते रहिएगा, देखते रहिएगा और क्या नाम है, इनको जो है लिखते रहिएगा। अगला आते हैं 5वें पे आते हैं। 5 से विभाज्य संख्या आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिसके अंत में क्या हो, 0 हो या 5 हो। कोई भी संख्या हो या तो उसके अंत में क्या हो, 0 हो या तो 5 हो, तो पूरी तरह से क्या हो जाएंगी, वो 5 से क्या होंगी, विभाज्य हो जाएंगी। 6 से विभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 6 से विभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है यदि संख्याओं को जोड़ने पर, यदि पूरी संख्याओं को जोड़ दिया जाए और जोड़ने पर वह 2 से या और तथा 3 से, 2 तथा 3 यानी 2 से भी कट जाएं और 3 से भी कट जाएं। अगर जोड़ने पर 2 से भी कट जाएं और 3 से भी कट जाएं, तो अगर दोनों संख्याएं वो संख्याएं दोनों से कटती हैं, 2 से भी कटे 3 से, अकेले नहीं किसी से। अब ऐसा नहीं है कि 16 कर दिया, 16 2 से कट जाए, लेकिन क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या जो 2 से भी कट जाए और 3 से कट जाए, वो क्या होंगी, 6 से भी कट जाएंगे। जैसे मान लीजिए 24 है, तो 24 क्या होंगे, 24 2 से भी कटेंगे और किससे कटेंगे, 3 से भी कट जाएगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगी, 6 से भी कट जाएगी। तो इसी प्रकार से अगर कोई भी संख्या आती है जो 2 से और 3 से पूरी तरह से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, ऐसी संख्या को हम पूर्णतः क्या हो, 6 से वो क्या हो जाएंगी, विभाज्य हो जाएंगी। ये क्या है, इसका ट्रिक बेस है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, यहां आते हैं 7 से विभाज्य संख्या क्या होती है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है इसको निकालने के लिए, लेकिन एक ट्रिक इसका बहुत छोटा सा ट्रिक है जिनको लेकर के हम बात कर सकते हैं। 7 से विभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है, कोई भी संख्या अगर दी गई है, कोई भी संख्या अगर दी गई है और देने के पश्चात उस संख्या के अंतिम भाग को, संख्या के अंतिम अंक को दोगुना कर दिया जाए, उस संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके जो शेष संख्या बचती है उसमें घटा दिया जाए। घटाने के पश्चात अगर 0 और 7, 0 और क्या होता है, यानी 0 बचे और क्या बचे, 7 बचे, तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं 7 से पूर्णतः तो पूरी तरह से क्या होती हैं, विभाजित कर जाती हैं। फिर से एक बात समझिएगा, यदि कोई संख्या दी गई है, उस संख्या के अंतिम पद को दोगुना कर, 2 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा करने के पश्चात अगर
फिर जो शेष संख्या इसके बाद जो बच रही है उसमें क्या कीजिए, जो संख्या गुणा करके 2 गुणा करके लाए उसको घटाइए, और घटाने के पश्चात अगर वो लास्ट में 0 और क्या बन रही है 7 बन रही है, या 7 से कटने वाली कोई छोटी संख्या 14 बन जाए, 7 बन जाए, 21 बन जाए, अगर ये सब संख्याएं बन जा रही हैं तो वो पूरी तरह से 7 से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। जैसे हम कोई संख्या हम आपके सामने ले करके क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक है। जैसे देखें हम, जैसे एक संख्या की बात करें हम 24-29 एक संख्या है। अब 24-29 एक संख्या है जिसको अगर काट रहे हैं तो ये तो दिखाई पता तो नहीं चल रहा कि 7 से कटेगा, या तो 7 से विभाज्य कर दीजिए। तो कुछ करना नहीं है, लास्ट की संख्या को पकड़ना है। इसमें 9 का 2 को गुणा करेंगे तो कितना 18 हो जाएगा, कितना होगा 18। अब बचा 242, तो 242 में से क्या करेंगे 18 घटा दीजिए, जो बचेगा उसको फिर क्या करेंगे, अब 12 में की 4 8 गया, कितना बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ बचा कितना 23 में किया गया कितना बचेगा 22 बचेगा, कितना बचा 224 बना। अभी तो कुछ क्लियर नहीं हुआ कि 0 आया कि 7 आया। फिर क्या करना है, इसमें क्या कीजिए पुनः लास्ट के पद को लीजिए, लास्ट के पद को क्या करना फिर 2 गुणा कर दिए, 4 दुनाए कितना होगा बताओ, 4 दुनाए कितना होगा 8 हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे 224 में से क्या कीजिए 8 घटाएंगे तो कितना बताओ आएगा 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सॉरी 224 में से क्या करेंगे 224 में से क्या करेंगे 8 घटाइएगा, हाँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 224 में 4 दुनाए कितना हुआ 8 हुआ, फिर 2 गुना हो गया तो 22 बचा। 22 में से क्या करेंगे 8 घटाइएगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि लास्ट के पद को 2 गुना करके उसको क्या करना है, जो शेष पद बचा हुआ उसमें से घटा दीजिए। 22 में से 8 गया कितना बचेगा 14, कितना बचेगा 14 बचेगा। अब आप 14 देख रहे हैं 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो ऐसी कंडीशन में पूरी क्या हो जाएगी कंप्लीट, यानी क्या होगी इतनी संख्या वो कट जाएगी। बहुत आसान है कि करना कुछ नहीं है, पहले क्या करना लास्ट के पद को देख लेना है, लास्ट के पद में जितना दिया गया उसका 2 गुना कर दिए, 2 गुना करके जो शेष पद बच रहा है उसको घटा दीजिए। घटाने के पश्चात अगर फिर भी संख्या बड़ी प्राप्त हो रही है, संख्या अगर बड़ी प्राप्त हो रही है, फिर लास्ट के पद को 2 गुना करके फिर शेष में बचा घटा दीजिए। लास्ट में देखिएगा या तो 0 बचेगा या 7 होगा, या 7 से कटने वाली कोई छोटी संख्या अगर प्राप्त हो रही है और कट जा रही है तो सारी संख्या क्या होगी 7 से कट जाएगी। ये आप देखेंगे, नोट कर लीजिएगा इसको। फिर आगे हम लोग चलते हैं आगे आते हैं 8 से विभाज्य क्या होगी, जैसे 4 से विभाज्य करना था ऐसे 8 से विभाज्य करना है। बस अंतर यह है कि 4 में क्या करना, लास्ट के जो होते थे 2 अंक को देखना था, यहाँ 3 अंक को देखना है। लास्ट के कितने देखने हैं 3 अंक को देखने हैं, और 3 अंक को देख करके देखना, अगर 3 अंक जो है पूरी तरह से अगर 8 से कट रही है तो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी 8 से कट जाएंगे। या लास्ट के 3 क्या हो 0 हो, लास्ट के 3 पद क्या हो 3 अंक 0 हो, तब भी वो क्या होंगी 8 से क्या हो जाएंगी कट जाएंगे। इसी प्रकार अगर 9 से विभाज्य की बात करें, 9 से विभाज्य की संख्याएं क्या होंगी, ऐसी संख्याएं जिनको संपूर्ण जोड़ने पर, संपूर्ण पद को जोड़ने पर क्या हो जाए वो 9 से क्या हो जाए कट जाए, तो भी क्या हो जाएंगे 9 से क्या होगी विभाज्य हो जाएंगे। और 10 से आप लोग जानते ही हैं 10 में क्या होता है, जिसमें क्या होगा लास्ट में कितना हो, किसी भी संख्या में अगर 0 आ रहा है तो 10 से क्या हो जाएंगी कट जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सभी संख्याएं जो होंगी यहाँ पर क्या है कटने वाली आपको बता दी गई हैं। अब इसके बाद में हम जो है कुछ और भी बातें करेंगे। यहाँ पे ट्रिक कुछ दिखाई दे रहा है जहां से आपके यूपी पीसीएस तक के क्वेश्चन क्या है मिलेंगे आपको। और दूसरी बात यहां से एक चीज और मिलेगा, आपके ग्रुप डी, ग्रुप बी और ग्रुप जितने भी सी वाले पेपर हैं जो एग्जाम होते हैं, टोटल सारे एग्जाम के सारे क्वेश्चन के हैं, यहां से आपको कुछ ना क्वेश्चन को दिखाई देंगे। तो अभी मैं इस पे क्वेश्चन करवा रहा हूं, लेकिन एक ट्रिक देख लीजिए। यदि n के सभी मानों के लिए, n के सभी मानों के लिए x पे पावर n माइनस a पे पावर n x माइनस a से सदैव से पूर्णतः क्या होता है विभाजित होता है। n के सभी मानों के लिए, n मतलब हुआ कि जैसे कोई पद अगर दिया गया है, कोई पद अगर दिया गया है, कोई पद दिया गया, मान लीजिए दिया गया 4 पे पावर 96, 4 पे पावर कितना दिया है 96 दिया है। तो अब यह क्या होता है, कोई भी संख्या है तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि 4 पे पावर 96, 4 पे पावर 96 को अगर 5 से विभाज्य कर दिया जाए तो बताइए इसकी शेषफल कितनी बचेगी। ठीक है,
4 पे पावर 96 अगर दिया गया है और 5 से क्या किया जाए, विभाज्य कर दिया जाए, तो बताइए इसकी कितनी शेषफल बचेगी। अब बताइए भाई, इतना कठिन है। 4 पे पावर 96 दिया गया, 4 को 96 बार गुणा करेंगे तो बताइए शाम हो जाएगी गुणा करते करते। हो सकता है आंसर आए या ना आए पता नहीं, लेकिन इसको क्या ट्रिक बेस पे हम अगर समझ लेंगे तो निश्चित है इसकी संख्या कितनी है, शेषफल कितना आएगा, इसका 1 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। बहुत ही आसान है, इसका ट्रिक देखते हैं हम लोग। दूसरे पे आते हैं। अगर मान लीजिए, क्योंकि क्या यहाँ पर सभी मानों के लिए होता है, n के केवल सम मानों के लिए, किसके लिए, सम मानों के लिए। मतलब यहाँ देख रहे हैं 4 पे पावर कितना है, 96 है। तो अगर यहाँ है, यहाँ पर x पे पावर क्या हो, x पे पावर n हो, याद रखिएगा। n माने क्या हुआ, संख्या जो घात के रूप में दिया गया है। यहाँ एक सम हो सकता है, एक विषम हो सकता है, और एक सभी मानों के लिए हो सकता है। तो अगर यहाँ पे सम संख्या दी गई है तो n में के केवल सम संख्या, अब सम संख्या आपको बताया भी गया है, जिस अंक के अंतिम में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और क्या हो, 8 हो। अगर ऐसी संख्याएं दिखाई देती हैं तो निश्चित हो क्या दिखाई देंगी, सम संख्या दिखाई देंगी। तो आप देख सकते हैं 4 पे पावर कितना दिया, 96 जब दिया गया है तो 96 दिया गया, तो 96 में आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, आप यहाँ ये सम संख्या होगी ना, तो सब मानों के लिए क्या होगा, x पे पावर n और माइनस a पे पावर n अगर दिया है तो x प्लस a से पूरी तरह क्या होंगी, विभाज्य हो जाएंगी। x प्लस a से पूरी तरह क्या होगी, विभाज्य हो जाएंगी। अभी इसके विषय में सारे क्वेश्चन लगवा रहा हूं। और n के केवल विषम मानों के लिए, विषम माने मतलब मान ले दे दिया गया 5, क्या नाम है, 5 पे पावर 45। अब 45 का मतलब विषम माने क्या, जिसके अंत में क्या 0 ना हो, 2 हो ना हो, 4 ना हो, 6 ना हो, 8 ना हो। ये संख्या अगर नहीं प्राप्त होती है तो सारी संख्याएं क्या होंगी, विषम होंगी। यहाँ देखेंगे 45 दिया गया है, तो बताओ क्या है, 5 दिया लास्ट में, तो विषम की सम है, विषम है। तो ऐसी अवस्था में अगर विषम मानों के लिए x पे पावर n प्लस a पे पावर n का मान जो होगा x प्लस a से पूरी तरह से विभाजित होगा, और विभाजित करने के बाद इसके बाद हमको क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, बहुत कठिन के रूप में कठिन लगते हैं, लेकिन उसको हम क्या है, एक चुटकी में क्या है, छोटा सा टाइम लगा के क्या होते हैं, उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं, और हल करने के पश्चात जो है उसको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, इसका सूत्र कैसे यूज होगा। तो ये सब आशा है कि आप लोग उतार लिए होंगे। तो फिर हम बात करते हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है, नंबर 1 क्वेश्चन कोई दिया गया हो, अभी थोड़ा रुक जाइए, उस पर हम बात करते हैं। अभी फिर से हम पैसे और थोड़ा सा इसकी चर्चा कर ले, तब बात कर रहे हैं। यहां आते हैं, 11 से विभाज्य संख्या की बात कर लेते हैं, 13 से विभाज्य संख्या की बात कर लेते हैं। 11 और 13 से विभाज्य संख्या की अगर बात करें हम, तो उसको हम देखते हैं। आइए देखिए, अब क्या करना है, इसमें हमने बताया था कि 11 से और क्या नाम है, 11 से कटने वाली और 13 से कटने वाली, इनको देख लेते हैं एक बार। यदि 11 से कितनी संख्या है, 11 से कौन कौन विभाज्य हो जाएंगी, इनमें देखा जाए, ये दी गई संख्या का इकाई अंक, दी गई संख्या का क्या होता है, इकाई अंक, दी गई संख्या का इकाई अंक। देखिए, अगर दी गई संख्या का जो इकाई अंक है, यह इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर विषम स्थानों अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर अगर शून्य होता है तो वह क्या होगी, 13 से कट जाएगी, सॉरी 11 से कट जाएगी। ये दी गई संख्या का इकाई अंक से कहाँ चलेंगे, बाईं ओर चलेंगे, और चलने के पश्चात उनके स्थानों को जोड़िए और विषम स्थानों को जोड़िए, विषम स्थानों के अंकों को जोड़िए और फिर सम स्थानों के अंक को जोड़िए, और जोड़ने के बाद उस घटाने पर उसका मान शून्य आता है, तो निश्चित है उसे क्या कहें, 11 से कट जाएगा। जैसे देखते हैं हम लोग, 71, 27, 362 दिया गया है, तो 71, 27, 362, 71, 27, 362 दिया गया है। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो 1, 2 या पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है, पांचवें पे है, छठवें पे और सातवें पे है। तो आप देख सकते हैं सम संख्या मतलब क्या, 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, ये दोनों क्या है, तीनों सम संख्या हैं, और बकिया क्या है, विषम संख्या। तो क्या बोला गया है, इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर विषम स्थानों के अंकों का योग। तो विषम स्थानों के अंक को जोड़ लीजिए, 3 और 2 कितना होगा, 5, और 5 2 कितना हो गया, 7, और 7 7 कितना हो गया, 14, कितना हो गया, 14 हो गया। विषम अंक जोड़ लिया, 3 2 5, 5 2 7, 7 14 हो गया। और फिर क्या करेंगे, सम स्थानों की बात करेंगे, 7 1 8 है, और 8 और 6 कितना होगा, 14, 8 से कितना होगा, 14। आप देख सकते हैं सम स्थानों को जोड़ेंगे तो 6 और क्या होगा, 6 7, सॉरी यहाँ 6 और 7 कितना होगा, 7 6 13, कितना होगा, 14। दोनों को क्या घटाइए, इसका मान कितना आ रहा, शून्य आ जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं इकाई अंक से बाईं ओर चलिए तो विषम संख्याओं के स्थानों में जो अंक हैं,
और जो सम जो स्थान है उनके अंकों जो योग है सम को जोड़िए और जोड़ने के पश्चात अगर क्या होता है उसका अंतर कितना होता है 0 आता है तो निश्चित है वह हमेशा क्या होगा 11 से कट जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये भी जो आपका 13 से कटने वाली संख्याएं हैं मन का है इसको आप ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, उसको उतार लीजिए। आगे चलते हैं, आते हैं 13 से विभाज्य संख्या। यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को क्या 4 से गुणा कर दिया जाए, गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या को क्या किया जोड़ दी जाए, तो उसके पश्चात अगर परिणाम जो प्राप्त परिमाण है अगर वो क्या है 13 से विभाज्य हो जाती है तो निश्चित सारी संख्याएं क्या होंगी 13 से क्या होंगी विभाज्य हो जाएंगी। तो करना कुछ नहीं है, बस करना क्या है लास्ट की इकाई अंक को क्या करना है 4 से गुणा करना है और 4 से गुणा करके फिर उसमें क्या करना बड़ी संख्या में जोड़ देना है और जोड़ने के पश्चात अगर वो 13 से विभाज्य हो रही है तो निश्चित है वह क्या हो जाएगी पूरी संख्या 13 से क्या हो जाएंगी कट जाएंगी। ठीक है, तो आप उसको जरा देख लीजिएगा अपने अनुसार। आते हैं हम लोग आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। इसमें क्या है अभाज्य संख्या की जांच। अब आज एक नए हेडिंग की बात करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, उसका नाम है क्या अभाज्यता की जांच। अभाज्य का मतलब ये हुआ अगर कोई संख्या रूट में दिया गया है तो क्या वह क्या नाम है अभाज्य है, क्या वह भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। ऐसे तमाम क्वेश्चन जो होते हैं पेपर में आते हैं और लड़के उसमें क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी समस्याएं आप लोगों के सामने आती हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, जैसे पूछा जाए कि कोई संख्या मान लीजिए है दिया गया है और रूट 181 अगर दिया गया है तो पूछ रहा है क्या यह भाज्य होगा कि अभाज्य संख्या होगी। इनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए कोई भी संख्या अगर दिया गया, जैसे मान लीजिए दे दिया जाए और भी कोई क्वेश्चन दे लें। ठीक है, जैसे दिया गया 247, कितना दिया जाए 247 संख्या कोई दिया गया है, 247 दिया गया। अब पूछ रहा है कि क्या यह जो है रूट में इसको बना लीजिए। तो कोई भी संख्या अगर रूट में बनाने के पश्चात इसको रूट कीजिए, कोई भी संख्या दिया गया है ऐसे और कह दे कि वह अभाज्य है कि भाज्य, तो विभाज्यता की जांच करना है आपको। तो निश्चित उसको पहले क्या करेंगे रूट बनाइए और रूट बनाने के पश्चात उसका नजदीकी वर्गमूल जरा देखिएगा, नजदीकी संख्या को वर्गमूल देखिएगा। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 181 दिया गया है तो 181 क्या है अगर रूट इसका आ रहा है तो जरा बताइए क्या ये विभाज्य इसका जो संख्या होगी अभाज्य होगी कि जो होगी क्या नाम है अभाज्य है या फिर क्या है भाज्य है, इसको जांच करना आपको है। तो इसलिए आप देखेंगे थोड़ा सा समझिएगा बात को। यहाँ अगर जाएं हम तो 13 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 13 का 169 हो जाएगा, यानी 169 का वर्गमूल कितना आएगा 13। ठीक है, उससे बड़ा है कौन 181 दिया गया है। 14 का बात करें हम तो 196 कितना आएगा 96 आएगा, यानी क्या है अगर इसका वर्गमूल अगर आता है तो लेस देन कितना होगा 14 आएगा। क्या आएगा लेस देन इसका वर्गमूल क्या आएगा 14 आएगा, यानी 14 से नीचे ही इसकी क्या आएगी वर्गमूल आएगी। तो ऐसी कंडीशन में करना क्या है अब 14 तक की आपको क्या करना है 1 से लेके 14 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनको देख लीजिए और देखने के पश्चात देखिए क्या 181 उससे कट रहा है। अगर कट रहा होगा तो यह संख्या क्या होगी भाज्य होगी, अगर नहीं कट रहा है तो संख्या क्या होगी भाज्य नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं 14 के बीच में क्या क्या है, कौन कौन सी संख्याएं क्या हो जाएंगी क्या नाम है अभाज्य संख्याएं या भाज्य संख्याएं आती हैं उनको जरा देखिए। अभाज्य संख्या आपको भाज्यता की जांच करना है तो क्या करना पड़ेगा अभाज्य संख्या को आपको देखना पड़ेगा। तो इनके बीच में जो अभाज्य संख्या आएंगी वो कौन कौन सी जरा बताइएगा। 2 आएगी, 3 आएगी और कितनी आएगी 5 आएगी, 7 आएगी और कितनी आएगी 11 और 13 आएगी। आप ध्यान सुनिएगा, मतलब पहले क्या करना है जो भी संख्या दिया गया है उसको रूट देखिए और रूट देखेंगे उसका नजदीकी वर्गमूल क्या नजदीकी वर्गमूल क्या है। तो आप देख सकते हैं 181 अगर देखते हैं तो 181 का जो नजदीकी वर्गमूल देखा जाए 14 से क्या होगा कम होगा। 14 का वर्गमूल कितना होता है 14 किसका वर्गमूल है 196 का है। तो अगर देखा जाए तो 181 196 से छोटा है तो निश्चित है इसका जो क्या नाम है 14 से क्या होगा इसका कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि इसमें 14 तक क्या करना पड़ेगा आपको इसका वर्गमूल देख लेना है। तो 14 तक के अभाज्य संख्या को देखना है तो 2 3 5 7 11 और कितने होंगे 13 इसके क्या हो जाएंगे अभाज्य संख्या आएंगे। अब इनकी संख्याओं को आप देखिएगा और देखने के पश्चात देखिए क्या 181 किसी से कट रहा है क्या।
अगर यह 181 इन संख्याओं में से किसी से कटता है तो वो भाज्य होगा, अगर नहीं कट रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी, अभाज्य हो जाएगी। तो निश्चित है आप देख सकते हैं 8 1 9 1 10, 8 1 9 1 10 आप देख सकते हैं ना तो ये 2 से कटेगी, ना ये 3 से कटेगी, ना तो 5 से कटेगी, ना तो 7 से कटेगी और ना 11 से कटेगी और ना ही एक संख्या किससे कटेगी, 13 से कटेगी। इसलिए ये पूरी जो संख्या है 181 जो दिया गया है ये कंप्लीटली क्या है बताओ, अभाज्य संख्या है। क्या है ये, अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम इसमें चलते हैं। अगर इसकी बात करें हम तो 247 दिया गया है। 247 में अगर देखें तो इसका जो वर्गमूल आता है ये 16 से छोटा होता है। 16 का स्क्वायर कितना, 256 होता है। कितना होता है, 256 होता है। तो लेस देन 16 की बात करेंगे। अब लेस देन 16 की अगर बात करें हम इसमें तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसकी अभाज्य संख्या देखिए 16 के अंदर कितनी अभाज्य संख्या, वही अभाज्य संख्या आएंगी। 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा और कितना आएगा, 13 आएगा। तो 13 ये सभी संख्या आएंगे। 2 आएंगे, कितने आएंगे, 3 आएंगे और क्या आएंगे, 5 आएंगे और कितने आएंगे, 7 आएंगे और कितने आएंगे, 11 आएंगे और कितने आएंगे, 13 आएंगे। ये सभी संख्याएं अभाज्य के रूप में आती हैं जो उसकी 16 से कितनी छोटी हैं। जो भी आप यहाँ पे संख्या लेंगे उससे छोटी जितनी अभाज्य संख्या उनको ले लेंगे आप, और उनमें से देखेंगे क्या किसी से कटेंगी। 4 2 कितना होता है, 6 और 7 6 कितना होगा, 13। 4 2 6 और 7 कितना होगा, 13। तो निश्चित आप देखेंगे ना तो 2 से कटेगी संख्या, ना 3 से कटेगी, ना 5 से कटेगी, ना 7 से कटेगी, ना 11 से कटेगी। क्योंकि आप लोग पहचान चुके हैं कि आपको क्या करना। अब अगर वाले 11 से काटना हो तो आप विषम संख्या और सम संख्या के स्थानों पे अंकों को जोड़कर घटाइए, देखिए शून्य आ रहा है क्या, 1 2 3। तो पहला विषम है, दूसरा भी क्या नाम है, दूसरा पहला विषम स्थान पर है, दूसरा भी तीसरा विषम स्थान है। 7 दोनों और 4 में से घटाएंगे तो क्या होगा, 9 में 4 गया 5 आएगा, शून्य आएगा ही नहीं, तो 11 से कटेगी नहीं। अर्थात यह संख्या किससे कटेगी, 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 13 से देखा जाए तो पूर्णतः विभाजित कैसे दिखाएंगे, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक में क्या किया है, 4 से गुणा कर दिया जाए। तो 4 से गुणा कीजिए तो 247 गुणे कितना हो जाएगा, अंतिम अंक क्या 7 दिया गया है, तो 7 गुणे क्या करेंगे 4, तो 7 चौक कितना होगा 28, क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब 24 में क्या करेंगे 28 जोड़ दीजिए, तो 8 4 कितना होगा 12 और 2 2 4 1 5 52 हो जाएगा। तो 13 चौक के 52, 13 चौक के 52, मतलब 52 क्या होगा 13 से कट जाएगा। इसका मतलब जो होगा 247 क्या होगा 13 से कट जाएगा। यानी इन सभी अभाज्य संख्याओं में कोई भी अगर संख्या से ये कट जा रही है तो निश्चित है कौन सी होगी, भाज्य होगी। यानी इसमें देखा 247 क्या होगा, 2 3 5 7 11 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 13 यानी 16 से जो छोटी संख्या है 13 से कट जा रही है, इसलिए कौन सी होगी, ये भाज्य संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। इसलिए आप यहां से आप इसको विभाज्यता और भाज्यता की क्या है जांच कर सकते हैं। तो एग्जाम में कई बार इस चीज को क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या यह भाज्य है या अभाज्य है, इनको आप लेकर के क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम मिलते हैं कल नए नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग इसको अध्ययन करते रहें क्योंकि वीडियो लॉन्ग है, इसलिए थोड़ा सा क्या टाइमिंग लेकर के इसको अध्ययन करें। और संपूर्ण जो संख्या पद्धति का कंप्लीटली पार्ट है इनको आप क्या करें, नोट कर लें, जिससे क्या हो अगर मैं इसमें अगर नए वीडियो क्या नाम है नए क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो आप उनमें इसमें ज़रा सहयोग मिलेगा और ऐसे तमाम क्वेश्चन को आप ले करके सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे क्या हो हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आगे नए नए वीडियो क्या है इसी प्रकार हम लोग डालते रहें। धन्यवाद।